नमस्कार, मैं हूँ नगमा। आप देख रहे हैं इंडियाज़ वर्ल्ड। इंडियाज़ वर्ल्ड में आज फिर से बात रूस और यूक्रेन की। युद्ध जारी है, लोगों का पलायन जारी है और एक अनुमान के मुताबिक अब तक 3 मिलियन लोगों को मजबूर होना पड़ा है यूक्रेन छोड़ने के लिए, या उस पूरे इलाके में जिस तरह की हिंसा फैली हुई है। जब हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक थिएटर के ऊपर भी बमबारी हुई है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि लोग पनाह लिए हुए थे और 500 लोग मारे गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस बीच बातचीत भी चल रही है, नेगोशिएशंस जो हैं वो चल रहे हैं। तो हम आज इंडियाज़ वर्ल्ड में ये देखेंगे जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं और कुछ 15 मुद्दों पर कोई एग्रीमेंट की बात अब उम्मीद जगी है, उससे किन देशों को क्या हासिल हो रहा है, किन-किन देशों की क्या-क्या असुरक्षा की भावनाएँ हैं और इससे कहाँ क्या कोई हल निकलने वाला है। दूसरा ये कि ये जो युद्ध है इसका पूरे दुनिया की जो सामरिक व्यवस्था है, जो जियोपॉलिटिक्स है, उस पर किस तरह का असर पड़ेगा और भारत और रूस के रिश्ते, भारत और अमेरिका के रिश्ते, इन सब पर हमारी नज़र होगी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका संजय जी इस चर्चा में। शुरुआत करें कि जो हालात अभी हैं, उसमें हमने देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस में बात की और एक बार फिर ज़ोरदार अपील भी की है कि नो फ्लाई ज़ोन डिक्लेयर करें यूक्रेन के आसमान के ऊपर। अमेरिका ने और ज़्यादा मदद भेजी है यूक्रेन को इस युद्ध के लिए। इन सब चीज़ों के बीच में बातचीत भी जारी है और कुछ मुद्दों पे एग्रीमेंट हुआ है। तो अब देखा जा रहा है कि ये एग्रीमेंट जो सीज़ फायर की बातचीत हो रही है, क्या उससे सीज़ फायर होगा या युद्ध रुकेगा, किस तरह का तनाव बना रहेगा, किस देश को जो सब इसमें जुटे हैं नेगोशिएशन में क्या हासिल होगा और कहाँ पे बात थमेगी? नगमा जी, युद्ध जो है एक ऐसे मोड़ पर है जहां मेरे विचार में इस वक्त टीवी और ट्विटर पर लड़ाई जितनी कम की जाए उतना अच्छा है दोनों पक्षों के लिए। और जिस ढंग से एक ऑडियंस को एड्रेस करके बड़ी बड़ी ऑडियंसेस को कुछ मैसेजिंग दी जा रही है, उससे ऐसा ना हो कि ऐसे स्टेटमेंट्स निकलने लगे जो आग में घी डालने का इस नाजुक वक्त पर काम करें। बहुत जरूरी है कि आग में घी नहीं डाली जाए। एक तरफ तो चर्चाएं चल रही हैं, एक तरफ बहुत दबे दबे स्वरों में मैसेजेस आ रहे हैं कि जो निगोशिएशन चल रहे हैं, जो वार्तालाप चल रहा है, जो डिप्लोमेसी चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ठोस आधार निकल के आ रहे हैं। आपने 15 मुद्दों की बात की, कौन से 15 मुद्दे हैं वो बात की बात है, लेकिन कहीं एक पॉजिटिव मूवमेंट की सिग्नलिंग हो रही है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो आवेश में बह करके लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिस ढंग की भाषणबाजी की जा रही है, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंसेस को, इंटरनेशनल ऑडियंसेस को प्रभावित करने के लिए कि मैं सही हूं बाकी सब गलत हैं, तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं कहूंगा कि युद्ध बहुत अभी भी नाजुक मोड़ पे है, और ऐसे नाजुक मोड़ पर है कि वो अगर इस प्रकार की विपरीत कार्य होते रहें जो कि मेरे विचार से कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। देखिए, अगर निगोशिएशन चल रहे हैं तो जितनी जल्दी सीज फायर हो सके, युद्ध विराम हो सके, युद्ध को रोका जा सके और उसके आगे निगोशिएशंस हो, वो सब पक्षों के लिए अच्छा है। तो ये जो एस्केलेशन की बात बार बार बीच में आ जाती है, एक तरफ बाइडेन ने बड़ी होशियारी से, मैं कहूंगा, अब तक के इसको हैंडल किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम नेटो सीधे इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पोलैंड से, जैसा हम पिछले हफ्ते भी चर्चा कर रहे थे, पेशकश आई कि मिग विमान भेजे जाएंगे, क्योंकि जो यूक्रेनी सेना है वो सिर्फ वो F-16 और दूसरे विमान प्लेटफॉर्म्स पर उसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो मिग विमान भेजने की उसने पेशकश की थी। वहां भी अमेरिका ने रोका। लेकिन ज़ेलेंस्की के भाषण हुआ, ज़ेलेंस्की के भाषण के बाद अमेरिका की तरफ से बाइडेन ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया कि पुतिन जो है वो वॉर क्रिमिनल में समझता हूं उनको, और कुछ उसके पहले अमेरिकी सेनेट पारित कर चुकी है, घोषित कर चुकी है कि पुतिन वॉर क्रिमिनल है, और एक बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन फिर वहां से रूस की तरफ से आता है। तो ये जो इस प्रकार की चल रही है, जो ये एक ऑडियंस के दिखाने के लिए ये जो टेलीविजन वॉर चल रही है, इस पर बहुत संभल के कदम रखने होंगे। नेताओं को थोड़े दूर की सोचनी होगी, तत्काल रेटिंग्स की चिंता थोड़ी कम करें और वास्तव में शांति के लिए प्रयास करें, क्योंकि इस मौके पर सबसे जरूरी है, अगर यूक्रेन का भला चाहते हैं और यूरोप का भला चाहते हैं और वास्तव में जो स्थिरता है क्षेत्र की, उस स्थिरता की अगर किसको फिक्र है, तो सबसे जरूरी है कि इस
कॉन्फ्लिक्ट का तत्काल जितनी जल्दी हो सके समापन किया जाए, अंत किया जाए और कोई ऐसा समाधान निकाला जाए जिनसे चलिए आगे डिस्कशंस होते रहेंगे, लेकिन अभी तत्काल सीज फायर होकर के आपस में निगोशिएशन शुरू करें और कहीं ठंड बना करके इस मामले को शांत करें। जी, सही कहा आपने कि अपनी-अपनी ऑडियंस के लिए बयान आ रहे हैं। एक तरफ तो बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ जब राष्ट्रपति बाइडेन वॉर क्रिमिनल कहते हैं पुतिन को, तो क्रेमलिन की तरफ से भी बहुत सख्त प्रतिक्रिया आती है, वो उसे अनएक्सेप्टेबल बताते हैं। इस बीच जिन मुद्दों पे बात हो रही है उसमें ये भी है कि शायद सीज़ फायर हो, जो रूसी सेना है वो विथड्रॉ करेगी, और बात इस पे भी है कि उन इलाकों में क्या रूसी सेना रहेगी जो पहले से भी जो सेपरेटिस्ट थे। तो इन सब मुद्दों पे बात हो रही है, लेकिन इस बीच सही कहा आपने कि ऐसे उकसाने वाले बयान भी आ रहे हैं, तो माहौल इस इलाके में पूरा तनावपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जी, जब तक ये युद्ध जो चल रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको बिल्कुल राम और रावण की लड़ाई मान के लड़ा जाएगा कि एक तरफ तो सारे सही लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कोई गलती की नहीं है, और दूसरी तरफ रावण बैठा हुआ है जिसका संहार करना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो निगोशिएशंस में दिक्कत आना लाजमी है, फिर निगोशिएशन आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बहुत संभल के सोचना पड़ेगा कि हम चाह क्या रहे हैं, किस तरफ जाना चाह रहे हैं। हम वास्तव में इसको और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बढ़ाना चाहते हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ करके कहां जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ करके यूरोप को बर्बाद करेगा, और यूरोप में इस तरह की जो एक विषम स्थिति पैदा होगी। यूरोप में ये देखिए, यूरोप ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही डिस्टर्ब रीजन रहा है। यहाँ देशों की लड़ाई, कबीलों की लड़ाई कई सदियों से चली आ रही। पिछले कुछ जो 1945 के बाद ही कुछ सालों यहाँ शांति रही, नहीं तो यहाँ तो हमेशा युद्ध रहा है। और वही युद्ध जो है अगर फिर से चालू हो जाएंगे तो पूरा यूरोप, यूरेशिया और दुनिया के अन्य क्षेत्र अगर इस कोल्ड वॉर में फिर से प्रवेश कर गए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? संपूर्ण यूरोप को होगा। बिल्कुल। अभी एक बार फिर से हालाँकि अमेरिका इस बात से इनकार करता रहा है और समझदारी दिखाई है कि नेटो जो है वो सीधी तौर पे यहाँ पे शामिल नहीं होगा इस लड़ाई में। ज़ेलेंस्की बार-बार अपील करते हैं नो फ्लाई ज़ोन की घोषणा करने के लिए, पर अमेरिका ने एक एडिशनल $800 मिलियन जो है असिस्टेंस के लिए यूक्रेन में भेजा है। आपने यूरोप की बात की, अस्थिर रहा है और यूरोप को ही इस समय सबसे ज़्यादा खतरा है। यूरोप ही वो तमाम प्रतिबंधों जो अमेरिका ने लगाए हैं और दूसरे देशों ने लगाए हैं रूस पे, उसका असर भी यूरोप पे दिखाई देगा। अमेरिका की यहाँ पे किस तरह की आप इन्वॉल्वमेंट या अमेरिका का क्या रोल आगे देखते हैं यूरोप में? देखिए, यूक्रेन युद्ध का जो सबसे सीधा परिणाम हुआ है और जो रूस ने यहाँ किया है, अमेरिका देखिए कई सारे भूगोलों से पीछे हट रहा था। वो पहले अफगानिस्तान से हटा, उसके पहले वो वेस्ट एशिया में जो सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट था वहां उसने इनिशिएटिव छोड़ा, और आप ये भी देखें कि यूरोप जो है वो अफ्रीका से भी धीरे धीरे अपने कदम खींच रहा है। अमेरिका ने भी थोड़ा अपना इन्वॉल्वमेंट पहले कम किया था, अब फिर बढ़ाने की बात कर रहा है। और अमेरिका का जो पूरा फोकस शुरू हुआ था वो हुआ था किस तरफ? पिवट टू एशिया, कि वो आकर के इंडो पैसिफिक पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करेगा। तो जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा हुआ है, रूस ने जो एक चैलेंज दिया है कि अमेरिका वो देश नहीं है जो ये निश्चित करेगा कि वो लड़ाई कहां लड़ेगा, कौन उसका दुश्मन है, कौन सा एरिया जियोपॉलिटिकली उसके लिए ज्यादा जरूरी है, ये निश्चय करने वाली दूसरी ताकतें भी बैठी हुई हैं। ये बड़ी चुनौती है जो रूस ने अमेरिका के सामने फेंकी है, और जिसका अंदेशा वास्तव में इस रूप में ना अमेरिका को था ना यूरोप को था। तो देखिए, अगर यूरोप में इंस्टेबिलिटी आती है तो जो पूरा एक पुराना जो अटलांटिक, जिसको हम कह रहे हैं सशक्त हो गया है, कि अटलांटिक अलायंस जो इस झगड़े के चलते सशक्त हो गया, वो कितना सशक्त होगा, कहां तक जाएगा? अगर आप इसको थोड़ा आगे एनालाइज करें, अब आज अटलांटिक के सारे देश, यूरोप के देश कह रहे हैं, फ्रांस कहता है, जर्मनी कहता है, बेल्जियम कहता है कि वो अपने डिफेंस में ज्यादा, अपना जो बजट है उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा डिफेंस में खर्च करेंगे। एक तरह से ट्रंप यही चाहते थे, उनका प्रयास रहा था, अमेरिका का प्रयास रहा था कि यूरोप अपने डिफेंस में और अधिक खर्चा करे। तो जो ट्रंप चाह रहे थे एक ढंग से हो गया, लेकिन हुआ किस ढंग से? बिल्कुल विपरीत ढंग से। तो नेटो इससे मजबूत हुआ है कि कमजोर हुआ है? कुछ लोग मानेंगे कि नेटो इससे मजबूत होगा,
कुछ लोग मानेंगे कि अगर यूरोप अपने डिफेंस में ज्यादा खर्च करता है अंततः, तो उसकी जो एजेंसी है, अपनी सुरक्षा को लेकर के निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें इजाफा होगा, उसकी सिक्योरिटी इंडिपेंडेंस बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और बढ़ेगी इस सेंस में कि जो अमेरिका की अगुवाई में जितने जितने एक्शंस जो वो ले रहा था उसके बारे में वो इतनी जल्दी से नहीं कूदेगा। तो यूरोप, देखिए, एक यूरोपियन डिफेंस क्या है, यूरोपियन सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है और अमेरिकी सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है, उनमें कहीं ना कहीं बीच में भिन्नता आ सकती है। क्योंकि देखिए यूरोप में ये इस पूरे एक्शन से अगर बाल्कन्स में, और रूस प्रयास कर सकता है अगर ये तो आगे बढ़ता है कि बाल्कन्स में फिर से कुछ ना कुछ एक इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाए। उसके आगे पोलैंड में रेफ्यूजीज आप देख ही रहे हैं कि भारी मात्रा में रेफ्यूजीज यूक्रेन से जा रहे हैं। कुछ समय पहले आपने देखा कि कुछ 3-4 महीने पहले जब बेलारूस से रेफ्यूजीज का तांता लगा दिया था कि सीरिया से रेफ्यूजी भाग भाग करके बेलारूस में घुस रहे थे, तब कहा जा रहा था कि इनका वेपनाइजेशन हो रहा है, इनका प्रयोग एक अस्त्र के रूप में किया जा रहा है। तो उस अस्त्र का प्रयोग फिर से हो सकता है, और उस अस्त्र का प्रयोग ऐसे हो सकता है कि अगर आप देखें जिस तरह का डिस्कोर्स चल रहा है कि यूक्रेन के रेफ्यूजीज को तो सब वेलकम कर रहे हैं कि आओ, क्योंकि जो स्लाविक एक मेंटालिटी है और यूक्रेन है, उनके कल्चर्स काफी मिलते हैं। यूक्रेन देखिए बीच का देश है, उसमें रशियन इन्फ्लुएंस भी है, स्लाविक इन्फ्लुएंस भी है, दोनों का सम्मिलन है। तो एक आइडेंटिटी जो यूक्रेन की है वो दूसरी है। अगर वेस्ट एशिया से आते हैं तो आपने कई चर्चाएं बीच में सुनी भी होंगी कि किस ढंग से रेफ्यूजीज के बीच में एक हायरार्की बनी हुई है, एक कास्ट सिस्टम बना हुआ है। कुछ रेफ्यूजीज वेलकम है, कुछ रेफ्यूजीज वेलकम नहीं है। तो रेफ्यूजीज का वेपनाइजेशन और उनके मार्फत यूरोप में इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देने का काम रूस बखूबी कर सकता है, और ये काम करने की तैयारी मेरे विचार में चल रही है। अगर आप देखें प्राइवेट आर्मीज का बहुत भारी मात्रा में एक बड़ा मुद्दा है कि प्राइवेट आर्मीज का जो इसमें प्रवेश हुआ है यूक्रेन में, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आगे आने वाले समय में यूरोप के लिए 300, 400, 500, 600 साल पहले वाली स्थिति ना पैदा कर दे, जहां यूरोप में प्राइवेट आर्मीज का राज हुआ करता था, पूरे देश प्राइवेट आर्मीज के बेसिस पर चला करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा यूरोप के लिए पैदा हो रहा है। यूरोपियन जो सिक्योरिटी है उसके परिणाम दूसरी जगह भी फैलेंगे, और रूस का चैलेंज जो वास्तव में अगर वो कहा जाए कि नेटो एक है, ट्रांसएटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन एक है, तो रूस नेटो को आज चैलेंज जगह जगह कर रहा है। अफ्रीका में कर रहा है, वेस्ट एशिया में उसने किया ही हुआ है। तो वो कह रहा है कि जो ये ज्योग्राफी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है कहाँ है वो मैं निश्चित करूंगा, आप नहीं करोगे। जी, बहुत दिलचस्प है ये कि रूस ने ये चुनौती सामने रख दी है नेटो की, जगह-जगह उसे चुनौती दे रहा है और ये कह रहा है कि सिर्फ अमेरिका अकेले ये तय नहीं करेगा कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट इलाके हैं, कहाँ पे फोकस हो। और इसी से जुड़ा ये सवाल है कि अभी तक अमेरिका की बहुत बड़ी चिंता चीन से जुड़ी हुई रही और वही सबसे बड़ा खतरा बताया जाता रहा, और इंडो पैसिफिक पर इसी लिहाज से उनका ध्यान केंद्रित रहा। भारत का जो रुख रहा है रूस यूक्रेन लड़ाई के बीच में, वो बहुत साफ रहा है, बहुत निष्पक्ष और एक जैसा रहा है कि हमारी जंग नहीं है, हमारा युद्ध नहीं है, इसमें सीधे नहीं कूदेंगे, पर हम शांति चाहते हैं। तो ये भारत कहता रहा और एब्सटेन किया भारत ने वोटिंग से। इंडो पैसिफिक का अगर हम देखें संजय जी इलाका है, अब अमेरिका का जो ध्यान इस तरफ था उस पर कितना असर पड़ा? ये जो एक पूरा अमेरिकी कोशिश थी इंडो पैसिफिक में, उसको किस तरह नुकसान पहुंचाता है? अगर यूरोप लगातार अस्थिर रहता, अशांत रहता है और भविष्य इसका खतरे में, जैसा आप बता रहे हैं, और यहाँ पे रूस उसको चुनौती देता ही रहेगा लगातार, तो ये इंडो पैसिफिक पर क्या असर डालता है? एक वाइडर इम्प्लीकेशन क्या है इसका? देखिए, अगर ये युद्ध लंबा चलता है और अगर यूरोपीय देश इस युद्ध में ज्यादा मशगूल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर ये प्रयास किया जाए, और कुछ लोगों का ये इरादा भी है, अगर आप देखें जिस तरह के चर्चाएं आ रही हैं कि यूक्रेन में रूस को फंसा दिया जाए, ऐसा फंसाया जाए कि यहाँ से निकल नहीं पाए, ना निकल पाए ना उगल पाए, तो इसको ना उस पर एक कब्जा कर पाए, ना इसके मन की बात हो, और जिस तरीके से रूस अफगानिस्तान में फंसा था वैसे यूक्रेन में फंस जाए, तो जियोपॉलिटिक्स के लिए तो बहुत अच्छा है, और अधिक इंस्टेबिलिटी फैलेगी, तो कुछ लोगों के हित जरूर उसमें पूरे होंगे। लेकिन यूक्रेन का क्या होगा, यूरोप का क्या होगा? इस इंस्टेबिलिटी का जो लॉन्ग टर्म असर है, उससे यूरोप जो स्थिति आज
हम वेस्ट एशिया में देखते हैं। अगर वैसी इंस्टेबिलिटी, सीरिया जैसी इंस्टेबिलिटी, इराक जैसी इंस्टेबिलिटी बिल्कुल यूरोप के जिगर में पैदा हो जाए तो यूरोप का क्या हाल होगा? ये इंस्टेबिलिटी वहां तक सीमित नहीं रहेगी, ये इंस्टेबिलिटी बढ़ करके आगे जाएगी और इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो यूरोपीय देशों को होगा, यूरोपीय एकता को होगा और यूरोपीय एकता इससे आगे चल करके खंडित भी हो सकती है। तो इसलिए मेरे मानने में इस युद्ध का समापन हर पक्ष के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस युद्ध को जहां है जैसा है अभी इसका समाधान निकाल करके मामला यहाँ पर रोका जाए, इसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। अगर आगे बढ़ता है तो फिर ये जो झगड़ा है ये आने वाले वर्षों में कई और देशों को और पूरे विश्व को अपनी आग में लपेट लेगा। इसलिए इस आग में घी मत डालिए। अमेरिका की जो चीन चुनौती है उसका उस पर कितना असर इसका पड़ रहा है? चीन को हमने देखा है कि वो थोड़ा बीच में चल रहा है, वो अपने ट्रेड रिलेशंस भी नहीं खत्म करना चाहता अमेरिका के साथ, उस पर असर नहीं डालना चाहता और वो रूस के समर्थन में भी है पर पूरी तरह से खुल के नहीं है। तो चीन जिस तरह बैलेंस कर रहा है इसको, जो चुनौती रही चीन की तरफ से, उसको अमेरिका कैसे मैनेज करेगा? देखिए, अमेरिका ने अब चीन को अपना सबसे दुश्मन नंबर 1 मान लिया था, पर वास्तव में अगर आप देखें तो चीन से जो अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट था वो उतना ज्यादा जो था टेक्नोलॉजी, ट्रेड और लॉन्ग टर्म में जरूर जियो इकोनॉमिक्स के रास्ते जियो पॉलिटिक्स पर था, लेकिन डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक थ्रेट चीन उसको नहीं दे रहा था। फिर भी ताइवान में जरूर एक उनकी रस्साकशी चलती रहती थी ताइवान को लेकर के, लेकिन चीन का जो अपना एक्सपेंशन था बड़ा मर्केंटलिस्ट एक्सपेंशन था। वो ट्रेड के माध्यम से, बीआरआई के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से घुसपैठ की जा रहा था। अमेरिकी जो इंटरेस्ट है उनको चैलेंज करता जा रहा था। तो एक दूसरे किस्म का खेल चल रहा था चीन और अमेरिका के बीच में। रूस ने आकर के पासा पलट दिया। उसने फिर से जो है एक पुराने ढंग की जियो पॉलिटिक्स, जो बीच में पुराना आयरन कर्टेन यूरोप में डला हुआ था और वो आयरन कर्टेन ने यूरोप को बहुत लंबे समय तक विभाजित रखा था, तो वो आयरन कर्टेन वो फिर से उसने खींचने की कोशिश की है। तो इसके चलते अगर यूरोपीय पॉलिटिक्स पे, यूरोपीय जियो पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है अमेरिका का, तो डेफिनेट है कि दूसरे क्षेत्रों में, अरे आखिर अफगानिस्तान से अमेरिका क्यों वापस गया? कह के तो यही गया ना कि हम अपना जो है एनर्जी सब जगह वेस्ट नहीं कर सकते हैं जी। इतनी क्षमता नहीं है कि हर लड़ाई लड़ सके। तो डेफिनेटली इंडो पैसिफिक में इन क्षेत्रों में जहां वो ध्यान केंद्रित करना चाहता था उस पर भी उसका ध्यान कम होगा। तो इसीलिए उसका अमेरिका के हित में भी है कि अगर वो वास्तव में सोचता है कि जो लॉन्ग टर्म उसका जो चैलेंज है वो चीन है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लेकर के, और अल्टीमेटली जो इन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक मींस के थ्रू बढ़ाने के क्षेत्र में है, उसमें चीन उसका अगर प्राइमरी दुश्मन है तो फिर उसको उन्हें सोचना होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो इंस्टेबिलिटी है ये किसी को सूट नहीं करती है, सिर्फ चीन को सूट करती है और किसी देश को सूट नहीं करती है। जी, इस पे काफी चर्चा है कि अगर किसी एक देश को फायदा हो रहा है इस पूरे ऊहापोह से तो वो चीन है, जो हर स्थिति में फायदे की ही स्थिति में है। तो भारत के जो पोजीशन है संजय जी इसमें वो बहुत दिलचस्प है, स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है भारत। अगर आप इंडो पैसिफिक को देखें और इस समय भारत का जो स्टैंड रहा है, भारत और रूस के बीच में जो तेल की डील की बात है जिसमें भारत जो है रूस से डिस्काउंटेड दामों पे तेल खरीदेगा। अब अमेरिका ने साफ कहा कि वो इस पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा और प्रतिबंध के दायरे में नहीं आता भारत, लेकिन भारत को देखना होगा कि अब इतिहास लिखा जाएगा तो वो कहाँ खड़ा है, इतिहास के राइट साइड या रॉन्ग साइड। अभी अगर अमेरिका तय कर रहा है कि राइट साइड क्या है और गलत क्या है, हालांकि अमेरिका ने खुद अनाउंस तो किया कि रशियन एनर्जी पे बैन इंपोर्ट्स पे, लेकिन यूरेनियम इंपोर्ट्स को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो वो खुद कहाँ पे खड़ा है? और सवाल ये है कि भारत और रूस की ये जो डील है पेट्रोलियम की वो होनी चाहिए, क्या उसका फायदा क्या नुकसान, ये रूपी रूबल में भी ट्रेड होने की बात है, इन ये सब चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी, क्या मायने हैं इसके भारत के लिए? देखिए, भारत का स्टैंड मैं कहूँगा बहुत मैच्योर स्टैंड है वर्तमान स्थिति में, और वास्तव में अगर शांति क्षेत्र में चाहिए तो जैसा मैंने कहा ये राम रावण का युद्ध मत बनाइए इसको, और ठंडे दिमाग से जो ये आग लगी है इसको बुझाने की कोशिश कीजिए। आग लगाने में कई लोगों ने प्रयास किए हैं, सिर्फ एक पक्ष की गलती नहीं है। तो ये लंबे समय का खेल चल रहा है। तो इसमें जो गलतियां हुई हैं ये गलतियां
रूस के ब्रेकअप से लेकर लगातार होती गई हैं, उन गलतियों के बारे में विचार करिए। जिस यूनिवर्सल ऑर्डर की आप बात करते हैं, उस यूनिवर्सल ऑर्डर में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जब तक उनको आप एड्रेस नहीं करेंगे। और अगर सिर्फ इसको जो है एक डेमोक्रेसीज वर्सेस अथॉरिटेरियन स्टेट्स की एक उस प्लेटफॉर्म पर जिद को लड़ेंगे, तो निगोशिएशंस आपके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें वास्तव में विचार करने की जरूरत है। ये कहना कि आप रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री होंगे, ये जरूर सुनने में बहुत ड्रामेटिक लगता है, लेकिन वास्तव में इसका कोई मायने नहीं है। वही हाल जो सैंक्शंस को लेकर के है, रूस से तेल खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए। देखिए, सैंक्शंस ईरान पर भी लगाए थे, और सैंक्शंस जब ईरान पर लगे थे तब भी भारत ने जहां तक हो सका था ईरान से तेल खरीदा था। तेल खरीदना कब रुका? जब सैंक्शंस का प्रभाव उन कंपनियों पर पड़ने लगा, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हम उन कंपनीज को सैंक्शन करेंगे जो ईरान से तेल खरीदती हैं, तो तब भारत को जबरदस्ती रोकना पड़ा था। तो रूस से तेल खरीदने में भारत कोई नई चीज नहीं कर रहा है वास्तव में। और भारत ही क्यों, अरे यूरोप रूस से तेल खरीद रहा है, जो अपने को इस कॉन्फ्लिक्ट का एक प्राइमरी एक पार्टनर, जो एक पक्ष है, वो तेल खरीद रहा है, वो गैस खरीद रहा है, उसकी गैस बंद नहीं हुई है। आप यूरोप की गैस तो बंद नहीं करवा सकते, वहां का तेल बंद नहीं करा सकते। भारत से कहोगे कि आप रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री हो, क्यों? क्योंकि तेल खरीद रहे हो। तो जर्मनी क्यों खरीद रहा है, बाकी देश क्यों खरीद रहे हैं? और तेल खरीद क्या रहे हैं? भारत का जो समझौता हुआ था, देखिए इस पहले हुआ था कि कितना तेल भारत रूस से खरीदेगा, अग्रीमेंट हुआ था, और वो प्राइस पर निर्भर करता था कि कैसी प्राइस मिलेगी। आज जो है बार बार आ रहा है कि रूस डिस्काउंट दे रहा है, वास्तव में डिस्काउंट नहीं दे रहा है। सिर्फ अंतर इतना हुआ है कि सैंक्शंस के बाद जैसे ईरान से जब तेल लेते थे, तो जो तेल लिया जा रहा है वो एक तरीके से FOB से CIF बेसिस पर आ गया। मतलब क्या हुआ कि देखिए, तेल की कीमत जो है वो तो है, उस पर कोई कंसेशन नहीं, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। जो सिर्फ फर्क पड़ा है वो ये है, क्योंकि देखिए लड़ाई चल रही है, तो तेल अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो एक इंश्योरेंस कॉस्ट होता है। वो इंश्योरेंस कॉस्ट कौन वहन करेगा? रूस कह रहा है मैं करूंगा, बिल्कुल फेयर है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वहां पर है। फ्रेट कौन बेयर करेगा? क्योंकि फ्रेट, रूस से तेल लाना उतना सस्ता नहीं है, उसको यहां तक लाना। फ्रेट कौन बेयर करेगा? रूस पर जा रहा है उसका भार। तो ये कंसेशंस के तहत जो CIF बेसिस पर अब ये तेल आना शुरू होता है, तो उससे हाँ थोड़ी तेल की कीमत में फर्क जरूर पड़ता है। और जो अग्रीमेंट हुआ है उसके अंतर्गत अब भारत स्थिति में है कि पूरे के पूरा तेल तुरंत उठा सकता है, वही वो करने का प्रयास कर रहा है। और भारत ने तो सैंक्शन लगाए नहीं है। भारत क्या, तुर्की ने सैंक्शन नहीं लगाए हैं, जो नेटो का सदस्य है। तुर्की हालांकि जब पिछला यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन हुआ था उसमें वो तटस्थ नहीं रहा था, उसने अन्य नेटो देशों का साथ दिया था, लेकिन सैंक्शंस के मायने में वो भी नेटो का साथ नहीं दे रहा है। सो देखिए, हर देश के अपने अपने हित हैं, और हर देश अपने अपने हित सोचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। और अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में हाँ आपके विचारों में भिन्नता होगी, आपको भिन्नता स्वीकार करनी होगी, नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेमोक्रेसी हो। तो जी हाँ, हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, और डेमोक्रेसी के तहत विचारों में भिन्नता, हितों में भिन्नता, उनको समझना जरूरी है, उसका सही आकलन होना चाहिए। और इस स्थिति को जो देश हैं जो आज जोर डाल रहे हैं कि इसमें कृपया शांति लाइए, इस युद्ध को रोकिए, उनमें भारत सबसे आगे खड़ा है। जी, और भारत की जो ये नीति रही है वो बहुत ही परिपक्व नीति रही है, बहुत मैच्योरिटी दिखाई है भारत ने। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया इस बात को कि ये सिर्फ राम और रावण का युद्ध नहीं है, स्याह और सफेद नहीं देख सकते। अगर आप लोकतंत्र हैं तो लोकतंत्र में भिन्नता जो होती है, विचारों में, हितों में भिन्नता, उसको मानना होगा, और हित इसी में है कि जल्द से जल्द यहाँ पर शांति लाया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अगली दफा जब चर्चा करेंगे इंडियाज वर्ल्ड में, तब तक बात कुछ आगे बढ़ेगी शांति की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।